इनहेरिटेंस के थ्रू आप ये कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए, द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज वेरिएशंस इज एग्जैक्टली द जेनेटिक्स। इमैस्कुलेशन आप एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, एक जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से हमें क्या हटाना है, ये भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। हर एक गैमेट कितने परसेंट, 1/4, मतलब 25% अपने आप में रिप्रेजेंट होगा। तो यहां देखो ये कंडीशन आपके पास आएगी XYW XY प्लस W+। फीमेल की तरफ से तो यही आ रहा था F1 जनरेशन में, जबकि यहां जो फीमेल बनी वो कैसी, ये जो मेल और फीमेल है इन दोनों में आप ये कह सकते हैं लाइन अगर दो है, इसका मतलब कॉग्निजेंशियस कटिंग है, मतलब ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है। हाँ बच्चों, PW नीट रिवीजन सीरीज 2025 और एक बार फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस जो जेनेटिक्स आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कुछ कंसेप्चुअल हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव भी हैं। तो थॉरोली जितने सारे एस्पेक्ट्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं उन सबको कवर करते हुए हम ओवरऑल इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, सबसे पहली बात जो है वो हमें ये देखना जरूरी होगा कि इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं और उसके बाद में इनहेरिटेंस और वेरिएशंस क्या है। क्लियर? तो इस चैप्टर की लर्निंग एसेंशियलिटी क्यों है, ये हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, इस बात को समझाता है कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है और इस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से बच्चों जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप ये कह सकते हैं किसमें ट्रांसफर होते हैं, प्रोजेनी में। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो प्रोजेनी में कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का जो ट्रांसफर है वो कैसे हुआ, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उनको प्रोजेनी किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, किस तरीके से उनको प्रकट कर पाती है, दर्शा पाती है, ये हमें समझनी होगी बात। इसके बाद देखो सिमिलरिटी बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनके बच्चों को, उनकी ऑफस्प्रिंग्स को देख के ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि ये उसका होगा। तो क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम समझने की कोशिश इसमें करेंगे। फिर लिखा है प्रेजेंस ऑफ ओनली मैंगो फ्रूट ऑन मैंगो ट्री नॉट लीची। आप जानते हैं कि मैंगो ट्री जो है, आम के पेड़ पे आम ही क्यों लगते हैं, लीची क्यों नहीं लग जाती, ये सब हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां सेक्स डिटर्मिनेशन का है। आप जानते हैं चाइल्ड जो बर्थ होता है मेल और फीमेल, तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हो पाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। तो ये मेरे पास जो नोट्स पीडीएफ स्लाइड है, इससे बहुत सारी चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। आपको अपने एनसीईआरटी को थोरोली जो है वो रिवाइज करना है। देखिए, इनहेरिटेंस बेसिक होता है ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है उसको बच्चों इनहेरिटेंस कहा जा रहा है। और हेरिडिटी किसको कहा जा रहा है, वो जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हुए उन कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन। क्लियर? तो पहले तो दो वर्ड क्लियर करो। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स इज नोन एज इनहेरिटेंस एंड द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इज हेरिडिटी। जैसे देखो, ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, ये फादर है, ये मदर है। ये जो माता पिता है, इन दोनों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट किया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने से बच्चों क्या आए, वेरिएशंस आए। और वेरिएशंस आए तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनी, जिन ऑफस्प्रिंग्स में वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, वो वेरिएशंस जो है कैसे ट्रांसमिट हुए हैं, इसको आप किसके अंडर पढ़ते हैं, इनहेरिटेंस के अंडर। और उन वेरिएशंस को प्रोजेनी कैसे एक्सप्रेस करती है, इसको किसके अंडर पढ़ते हैं आप, हेरिडिटी। जैसे मान लीजिए मदर और फादर की आई का अपना एक कैरेक्टर था, मतलब आई का कलर था, तो जो कलर ऑफ आई है वो कैरेक्टर है, ठीक है। बट वो कलर ऑफ आई कैसा होगा, कैसा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जैसे मैंने यहां मेंशन किया ब्राउन आईज, भूरी आंखों वाले बच्चे बने, तो अल्टीमेटली ये कैरेक्टर का एक्सप्रेशन है। इसको क्या कह देंगे आप, हेरिडिटी। मान लीजिए हमने कैरेक्टर ले लिया हाइट का, तो हाइट के कैरेक्टर में आप क्या मेंशन करते हैं, या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। टॉल और ड्वार्फ होगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगी, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ, अब एग्जैक्टली वो कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसको किसके अंडर पढ़ते हैं आप, हेरिडिटी। तो कोई भी कैरेक्टर आप ले सकते हैं। तो देखो मेंशन किया गया द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है उसको काउंट किया जाता है बच्चों किसमें, इनहेरिटेंस में। अब देखो इसका थोड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस देखते हैं। जेनेटिक्स जो है वो इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के साथ डील करती है। साइंटिफिक स्टडी इनहेरिटेंस और वेरिएशंस की जिसमें की जाती है, जिस ब्रांच में की जाती है, उसी को आप क्या कह देते हैं, जेनेटिक्स आप कह देते हैं। ये जो टर्म जेनेटिक्स है, इसका टर्म का डेरिवेशन कहां से हुआ, तो आप ये कहें ये जीनोम से आया है, जिसका मतलब है गिव बर्थ। और ये विलियम बेटसन जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। देखिए पेरेंटल जनरेशन से
इनहेरिटेंस के थ्रू आप ये कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स में कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हुए, द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज वेरिएशंस इज एग्जैक्टली द जेनेटिक्स। तो समझने की जरूरत 3 वर्ड को फिर से है। इनहेरिटेंस क्या था? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स। हेरिडिटी क्या था? एक्सप्रेशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स। जेनेटिक्स क्या है? वो जो इनहेरिटेंस और हेरिडिटी हम कह रहे हैं उसका साइंटिफिक बेस ही क्या है? जेनेटिक्स है। मतलब वहां पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो वेरिएशंस आए उन वेरिएशंस को कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो वेरिएशंस क्यों आए हैं, इन सबको किस में पढ़ा जाता है? जेनेटिक्स में। फिर देखो बच्चों, जेनेटिक्स को 3 अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास है क्लासिकल जेनेटिक्स। तो ये जो क्लासिकल जेनेटिक्स है, इट इज कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। जो नियम है, कानून कायदे हैं, वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस में आते हैं? क्लासिकल जेनेटिक्स में। फिर हमारे पास सेकंड टाइप आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। देखिए ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स जो है, इट इज कंसर्न विद द केमिकल नेचर ऑफ द प्रोसेस। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन आपने कहा, जीन एक्सप्रेशन हुआ, ये कौन सा जेनेटिक्स? और थर्ड जेनेटिक्स प्रोसेस है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इस इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स में आप कह सकते हैं इट इज द कंसर्न विद इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट ओवर द टाइम। टाइम के साथ साथ जो इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट आ रहा है, जैसे मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्टेशन में ला रही है, नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस कर रही है, तो वो किसके अंडर अपन पढ़ेंगे? तो 3 टाइप ऑफ जेनेटिक्स क्लियर हैं, क्लासिकल, मॉलिक्यूलर एंड इवोल्यूशनरी। नेक्स्ट, जेनेटिक्स इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी जो है वो आपने कहा था क्या है? एक्सप्रेशन। अब वेरिएशन किसको आप कहेंगे? जैसे एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनती है मोर और लेस अपने पेरेंट के सिमिलर होती है। मोर और लेस सिमिलर होने का मतलब ही क्या आ गया? वेरिएशंस आ गए। और मोर और लेस सिमिलर है, वेरिएशंस आ गए। तो ये वेरिएशन कैसे आए? ये इंडिविजुअल कोई भी पेरेंट आप मान लीजिए, ये इसकी बॉडी से सेल यहां दिखाया गया। आपको पता है 2n46 ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर होता है। पहले ये क्रोमेटिन के फॉर्म में था, जब सेल डिवीजन में जाती है तो क्रोमेटिन किसके फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। क्लियर? अब बच्चों जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा या गैमेट बनेंगे तो आप ये कहेंगे गैमेट कैसे बनेंगे? एन एंड एन, मदर से और फादर से गैमेट बने, N23 N23, ये वेरिएशंस को लेके आ रहे हैं। और अल्टीमेटली जो जाइगोट है, फीटस है, एम्ब्रियो है, चाइल्ड का जो बर्थ होगा, वो वेरिएशंस को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को चेक करिए, बताओ कोई डाउट है? ह्यूमन प्लॉइडी क्या थी? 2n46। ठीक है? जीन जो यहां प्रेजेंट है, 2 कॉपीज और 2 अल्टरनेट्स प्रेजेंट होते हैं जीन के, जिसको क्या बोलते हैं? एलील्स। 2n = 4 6, फादर मदर, 4 4 प्लस 4 4 प्लस। क्लियर? गैमेटोजेनेसिस हुआ, डिवीजन कौन सा था? अच्छा, आपको पता है मियोसिस के दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, या फिर मैं कह देता हूं क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। क्या ये क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन को लीड करवाएगा? इधर जो गैमेट बनेंगे 22 प्लस। क्लियर? दोनों का फ्यूजन होगा, क्या बना? वेरिएशन आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इस तरीके से गैमेट के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, अब देखो जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 टाइप की होती है। एक ऑर्गेनिज्म कैसी? दूसरा डिप्लॉइड। हैप्लॉइड में ओनली 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम, N। जैसे आपने डाइवर्सिटी पढ़ी थी तो आपने प्लांट्स के केस में कहा एल्गी हैप्लॉइड है, ब्रायोफाइट्स भी हैप्लॉइड है, लेकिन टेरिडोफाइट से 2n या स्पोरोफाइटिक बॉडी बनने लगी। डिप्लॉइड में आप कहेंगे 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। बहुत आराम से देख सकते हो, जैसे ये हैप्लॉइड फॉर्म है, 3 क्रोमोसोम आपको दिखा रखे हैं, 1 2 3। अब एक एक कॉपी है तो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहां नहीं बन सकता। यहां देखो, ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, तो हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी हैं। तो हमारे अंदर आप ये कह सकते हैं कितने पेयर होंगे? 23 पेयर्स। क्या होंगे? 23 पेयर्स। जैसे प्लांट के केस में मैंने एग्जांपल लिया तो स्पोरोफाइटिक लिख दिया मैंने, एंजियोस्पर्म। क्लियर है? तो इस तरीके से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपको क्लियर है? 1 सेट ऑफ जीनोम क्या होगा? हैप्लॉइड। डबल सेट या 2 सेट? डिप्लॉइड। ठीक है? अब देखो, हमें ट्रेड्स, कैरेक्टर्स, फैक्टर्स, एलील्स, ये सब क्या होते हैं, इन सबको डिस्कस करना है। 1 by 1 इन सबको डिस्कस करेंगे। जैसे कैरेक्टर क्या है, कब डोमिनेंट होगा, कब रिसेसिव होगा, इन सबको आपको क्लियर करना है। सबसे पहले आप आइए कैरेक्टर्स। किसको कहेंगे कैरेक्टर? द फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे आपने कहा आंखों का रंग, आंखों का रंग है या हाइट है, ये क्या है? कैरेक्टर। ट्रेट क्या होगे? एक्सप्रेशन ऑफ द फीचर। ये जो आंखों का रंग है, ये आंखें कैसी हैं? ब्लैक आईज।
ये अगर काली आंखें या ब्लैक आईज आप कह रहे हैं तो ये आप कह रहे हैं क्या है, फीचर, ठीक है ना। लेकिन वही गाना है सुरीली अखियों वाली, वो जेनेटिक्स नहीं मानता। सुरीली अखियां होती ही नहीं है, होती है क्या? हाँ, तो आप गानों पे नहीं जाए, साइंस पे टिके रहे। जेनेटिक्स ये कहती है ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ब्लू होगा, वेरिएशंस के हिसाब से हो सकता है, लेकिन सुरीली नहीं होती आंखें, आंखों का रंग होता है। उसके बाद देखो हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ, तो ये ट्रेट तो क्या हो गया, अल्टीमेटली एक्सप्रेशन है। और फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे आंखों का रंग, हाइट, ये सब क्या हो गए, कैरेक्टर। अब देखो एलेल्स पे आओ। आपने कहा था एलेल्स क्या है, अल्टरनेट ऑफ ट्रेट्स। जैसे मान लो हाइट हमने ले लिया, तो एक हमने मेंशन किया कैपिटल टी और एक हमने मेंशन किया, तो ये आपको पता है हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। इसमें कैपिटल टी टॉल को और स्मॉल टी ड्वार्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एलिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म और अल्टरनेट्स ऑफ ए जीन। किसी भी एक जीन के टू कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स और एलिल्स होते हैं। जैसे आपने फ्लावर के कलर का एक एग्जांपल ले लिया, तो मैं अगर कहूं कि कैपिटल आर रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल आर व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां ये जो है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हेटेरोजाइगस रेड। आगे लेकिन हम एक्सेप्शन पढ़ेंगे इसका, पिंक। क्लियर? अब देखो होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस प्रेजेंस ऑफ सेम एलिल, क्या बोलेंगे, जैसे देखो कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल, कैपिटल आर होमोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस, स्मॉल आर होमोजाइगस। क्लियर? हेटेरोजाइगस किसको कहेंगे, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलिल्स, जैसे कैपिटल टी, ठीक है, हेटेरोजाइगस टॉल। इसके अलावा आप कह सकते हैं कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये सब कंडीशन कैसी होंगी। लेकिन बच्चों एक तीसरी बात आपको जरूर पता होनी चाहिए जो बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, हेमीजाइगस। क्या? प्रेजेंस ऑफ ओनली वन एलील। जैसे देखो ये क्रोमोजोम है, ठीक है, जैसे मैं मेल के क्रोमोजोम की बात करूं तो मेल में क्रोमोजोम जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो एक्स और, अब कुछ एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स हैं, जैसे डिजीज और डिसऑर्डर्स आगे जो पढ़ेंगे उसमें एक्स लिंक्ड अपन पढ़ते हैं। एक्स लिंक्ड है तो ऑब्वियस जीन किस पे होगी, और वाई पे, तो क्या हो गया वो, हेमीजाइगस। होमोजाइगस दोनों सेम, हेटेरोजाइगस दोनों डिफरेंट, और हेमीजाइगस में एक पे प्रेजेंट है दूसरे पे प्रेजेंट। क्लियर? उसके बाद फिनोटाइप पे आओ। देखो फिनोटाइप देखने में वो लड़का लंबा था, इसका मतलब एग्जैक्टली कैरेक्टर क्या है, फिजिकल अपीयरेंस का कैरेक्टर है। और ये फिजिकल अपीयरेंस जो ऑर्गेनिज्म की होती है इसको बच्चों फिनोटाइप कहते हैं। जैसे देखो यहाँ 3 प्लांट बनाए मैंने, ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं, इन प्लांट्स में आप देख के ये बता पा रहे हैं ये टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन ये कैसा है, ड्वार्फ है। अब इसको देखने से क्या हम इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन बता सकते हैं? देखने से जेनेटिक कॉम्बिनेशन हमें नहीं पता लगता, तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन पता करने के लिए हम किस पे जाते हैं, जीनोटाइप पे जाते हैं, जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जैसे ये टॉल है तो कैपिटल टी भी हो सकता है, और ये स्मॉल है तो टॉल है तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। लेकिन जो ड्वार्फ है वो आपको क्लियर है कि ये क्या होगा, स्मॉल टी। तो इस तरीके से बच्चों कैपिटल टी आप क्लियर कर चुके, होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, स्मॉल टी होमोजाइगस। अब देखो टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म टू नो जीनोटाइप ऑफ सस्पेक्टेड प्लांट। टेस्ट क्रॉस, कौन सा क्रॉस? जैसे मान लो मुझे नहीं पता, मुझे जो प्लांट दिखाई दिया, खेत में हम गए, मुझे 2 पौधे दिखाई गए, दोनों लंबे थे, टॉल थे। अब मुझे नहीं पता कि वो कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, तो मतलब वो सस्पेक्टेड ही हुए ना मेरे लिए। उनको किससे क्रॉस करवाऊंगा, टेस्ट क्रॉस में ले जाऊंगा। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस में मैं ले जाऊंगा तो उसको क्रॉस किससे कराऊं, रिसेसिव से या डोमिनेंट पेरेंट से? रिसेसिव पेरेंट से। क्लियर? रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाऊंगा तो मुझे पॉसिबिलिटी पता लग जाएगी कि क्या वो प्लांट हो सकता है। ठीक, जैसे देखो ये फिनोटाइप और जीनोटाइप के एक्सप्रेशन को हमने टॉल और ड्वार्फ में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्लियर है। टॉल को कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिखा जा रहा है, कैपिटल टी भी लिखा जा रहा है, और स्मॉल टी भी लिखा जा रहा है। जैसे देखो डोमिनेंट एंड रिसेसिव में यहां कैपिटल टी ले लिया, मान लीजिए ये मेरा सस्पेक्टेड प्लांट था, ये रिसेसिव था, यहां जो बनेंगे वो सारे क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका मतलब उनका जीनोटाइप सबका ही क्या है, टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो इसमें बात करते हैं अपन मेंडलिज्म की। मेंडलिज्म एक पूरा पोर्शन एनसीईआरटी में देती है।
आपको पता है मेंडल फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं। 1822 से लेकर 1884 तक का इनका एक्टिव फेज रहा एज ए साइंटिस्ट। ही परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो जॉन ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। उन्होंने पी प्लांट पर एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और इनका जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का टाइम था 1856 टू 63। कौन से प्रयोग किए? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन के। और इन्होंने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस किया। जो प्रयोग अपने किए उनके आंकड़ों को या उनके डेटाज को आप ये कह सकते हैं इन्होंने बहुत सही तरीके से एनालाइज करके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये ले गए। ये इनके काम में, इनके एक्सपेरिमेंट में, इनके आप ये कह सकते हैं वर्क में एक स्पेसिफिक बात थी कि इन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, जिससे ये बेटर रिजल्ट्स जो है वो क्या कर पाए, ऑब्टेन कर पाए। मेंडल इस पे और कुछ एनसीईआरटी के रेफरेंसेज हैं, ध्यान रखें। 1884 में इनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद में 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर आए, 3 साइंटिस्ट आए। कौन कौन थे? ह्यूगो डे व्रिज थे, लॉरेंस थे और शेमाक। ये जो आए इन्होंने मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया, मतलब एक तरीके से फिर से रिविजिट किया और मेंडल के इस काम को इन्होंने ऑब्जर्व करते हुए क्या प्रपोज कर दिया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट जो पी प्लांट पे थे, तो पी प्लांट को ही क्यों चुना गया, कारण देखिए आपके सामने है। रीजंस देखिए, क्या क्या रीजंस थे। शॉर्ट लाइफ स्पान था। ध्यान रखो, कहीं भी जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा तो ऑर्गेनिक शॉर्ट लाइफ स्पान का ही चुना जाएगा। तो ऐसा थोड़ी चुना जाएगा जिसको ऑब्जर्व करते देखते देखते पढ़ते पढ़ते आपकी उम्र बीत जाए, नहीं, तो लाइफ स्पान छोटा होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर था। प्योर लाइन कैन इजीली मेड, प्योर लाइन जो है वो आसानी से इसमें बनाए जा सकते थे। लार्ज सैंपल साइज था। कितने कैरेक्टर लिए गए? अब यहां से ये भी बेसिक रेफरेंस आपको क्लियर करना चाहिए। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? 7। ट्रेड्स कितने? और प्योर लाइन भी कितने? 14। मतलब एग्जैक्टली किसी एक कैरेक्टर को परफेक्टली एक्सप्रेस किया जा सके वो क्या बनाया जा रहा है, प्योर लाइन बनाया जा रहा है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मतलब जैसे आपने हाइट का कैरेक्टर पीछे डिस्कस कर लिया, तो कैपिटल टी टॉल भी था और स्मॉल टी क्या था, डॉर्फ भी था। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की प्रेजेंस भी थी, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। क्लियर? ये कैरेक्टर्स हैं। देखो, सीड शेप क्या होगा, या तो राउंड या फिर रिंकल्ड। राउंड होगा तो डोमिनेंट, रिंकल्ड होगा तो। इसी तरीके से अगला सीड कलर येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। फ्लावर कलर पर्पल व्हाइट, पर्पल डोमिनेंट व्हाइट। पोड शेप इन्फ्लेंट कॉन्स्ट्रिक्टेड, पोड कलर ग्रीन और येलो। एक ये जरूर आप ध्यान रखना, फली के रंग की जब बात आती है, पोड कलर, तो ये ग्रीन एंड येलो कंसिडर किया जा रहा है, जिसमें ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। लेकिन इधर सीड कलर में ये बिल्कुल उल्टा है, येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। क्लियर रहेगा? फ्लावर पोजीशन देखिए, एक्साइल एपिकल पार्ट पे फ्लावर है, और सॉरी एक्साइल एक्सिलरी पोजीशन में फ्लावर है, और ये टर्मिनल पोजीशन है। स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। क्लियर है? अब देखो, इनका लार्ज सैंपल साइज जो था उसी के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर्स थे? 7 कैरेक्टर्स एंड 14 ट्रेड्स थे। क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस इन्होंने किया था, तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या निकला, साइंटिफिक बेसिस जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स का था, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो ही बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बनाता है। ठीक है। अब मेंडल ने इसके लिए देखो एक टेक्निक यूज की, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन आप एम्ब्रियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, जिसमें क्या होगा, एक जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में से हमें क्या हटाना है, स्टामेन या पुंकेसर हटा देना है। स्टामेन आप रिमूव कर दोगे तो आप सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करोगे, रोक दोगे। सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए अपने आप में एक डिवाइस है, तो उसका वहां सीक्वेंस वहां भी आप डिस्कस करते हैं, वहां आप पढ़ते हैं, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आपको पढ़ाया जाता है। अब ये कई बच्चों के दिमाग में होता है, प्योर लाइन फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको शुद्ध वंश क्रम बोलते हैं आप, प्योर लाइन फॉर्मेशन। तो देखो, प्योर लाइन फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू लगातार क्या करवाया जाता है, जिससे एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को उसमें स्टेबल किया जा सके, मतलब वेरिएशन नहीं हो। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आप देख रहे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है, ये हाइब्रिड है। अब पी प्लांट में 7 कैरेक्टर्स थे, 14 ट्रेड्स और 14 प्योर लाइन थी। अब ये जो टॉल प्लांट है, जैसे मान लो हमने जो लिया, इसको लगातार क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेटेड करवाया। ये पहली बार आपने करवाया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, फिर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो लगातार ये करवाने से आपके पास क्या आ गया, उस कैरेक्टर की स्टेबिलिटी वाला प्लांट आ गया। इसी को आप क्या कह रहे हैं, प्योर लाइन। मतलब जैसे आगे कैरेक्टर को जब ऑब्जर्व करना है तो मुझे ऐसा कैरेक्टर लेना पड़ेगा ना जिसमें वेरिएशन की संभावना
कम हो। ठीक है, तो ये प्योर लाइन फॉर्मेशन था। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आएंगे आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस? देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में इनहेरिटेंस केवल एक जीन की, सिंगल कैरेक्टर की। किसकी? सिंगल कैरेक्टर की, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। जैसे हाइट ऑफ प्लांट ले लिया तो देखो पेरेंटल ऑर्गेन्स टॉल एंड ड्वार्फ, गैमेट्स कैपिटल टी, F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी बनी। ठीक है, अब ये जो F1 जनरेशन में है सारे ही प्लांट कैसे हैं? हेटेरोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा? क्योंकि सारे ही कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहे हैं। क्लियर है? कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहे हैं। लेकिन जैसे F2 जनरेशन आप ऑब्टेन करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि यहां कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन बच्चों आपके सामने ये रहा, यही कॉम्बिनेशन है। तो फिनोटाइप तो क्या? 3:1, जीनोटाइप 1:1। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के मामले में आपको F2 जनरेशन में जब क्रॉस करवाया गया तो फिनोटाइप और जीनोटाइप क्लियर है। F2 जनरेशन फिनोटाइप फिर से रिपीट करिए 3:1, जीनोटाइप 1:1। क्लियर? अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूड अपन कर सकते हैं? सबसे पहला कंक्लूजन तो ये है पोस्टुलेट ऑफ द पेयर्ड फैक्टर्स। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? जीन्स आर प्रेजेंट इन ए पेयर। जैसे आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक एक अलग अलग कैरेक्टर हमने ले लिया। एक टॉल था, दूसरा क्या था? ड्वार्फ था। अब इसमें कह रहा है वो जो जीन प्रेजेंट है उसके दो अल्टरनेटिव पेयर हैं या अल्टरनेट हैं, दो विकल्प हैं उसके। क्या है उसके? और उन्हीं को आप क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। तो जीन्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फैक्टर्स जो है, फैक्टर अल्टीमेटली जीन ही है, वो पेयर में प्रेजेंट होता है। दूसरा कंक्लूजन क्या है? डोमिनेंस। अब पेयर में प्रेजेंट होते हैं तो एक उनमें से क्या होके आएगा? डोमिनेंट। ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर इन F1 जनरेशन। कौन सी जनरेशन में डोमिनेंट अपीयर होगा? F1। फिर कंक्लूजन आप क्या कहेंगे? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। वो यहां से ही आ जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी जब मिक्स हुए, आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट बन गया, लेकिन सेकंड जनरेशन में मतलब F2 जनरेशन जब आपने ऑब्जर्व की तो क्या आपने देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स हो गए? नहीं। फिर से वो आप ये कह सकते हैं इंडिपेंडेंट क्या बनाते हैं? गैमेट्स बनाते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी अपने आप को इंडिपेंडेंटली गैमेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जो दोनों एलिल हैं, मतलब जीन के ही तो प्रारूप है हाइट के, वो एक पेयर में प्रेजेंट है। यहां किस में प्रेजेंट है? लेकिन अगर आप आगे देखोगे कि जब दो फैक्टर कंबाइन होते हैं F1 जनरेशन में, एक अपने आप को एक्सप्रेस करता है और यहां एक्सप्रेस कौन कर रहा है? कैपिटल टी, जो किसको एक्सप्रेस करता है? टॉलनेस को एक्सप्रेस करता है। दूसरा जो है वो ड्वार्फनेस को है एक्सप्रेस करता है, ये यहां एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या था आपके पास? जीनोटाइप। कौन सी जनरेशन का? F2 जनरेशन का। अब देखो रिसेसिव कैरेक्टर F1 जनरेशन में क्या है? ड्वार्फनेस। ये कह रहा है सेपरेटली अपीयर इन F2 जनरेशन एज होमोजाइगस इंडिविजुअल। F2 जनरेशन का अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो ये होमोजाइगस ड्वार्फ दिख रहा है ना हमें, जबकि F1 जनरेशन में तो ये अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा था। तो इस हिसाब से तो ये देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी जब दोनों साथ आए तो इस हिसाब से हम ये क्लियर कर पाए ना कि ये अपने आप को स्मॉल टी एक्सप्रेस तो नहीं कर पा रहा, लेकिन F2 जनरेशन में अपने आप को सेपरेटली रिप्रेजेंट करेगा। ये कर रहा है सेपरेटली रिप्रेजेंट। इसी को क्या कहेंगे आप? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब जब कंबाइन होते हैं कैरेक्टर तो वो मिक्स नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। इसी को कहते हैं बच्चों नो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ गैमेट्स। की मिक्सिंग और ब्लेंडिंग कौन से गैमेट बनेंगे? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे टेस्ट क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस क्या है? अभी हम पीछे बात कर रहे थे ए क्रॉस इन बिटवीन सस्पेक्टेड और अननोन प्लांट। आप खेत में गए तो आपने देखा कि ये ऐसे कुछ प्लांट थे। आपने कहा प्लांट ए हमें टॉल दिखाई दे रहा था, प्लांट बी भी हमें टॉल दिखाई दे रहा था और प्लांट सी हमें ड्वार्फ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये जो टॉल दिखाई दे रहे थे, ड्वार्फ को तो चलो हम जेनेटिक्स जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो स्मॉल टी है, लेकिन जो टॉल मुझे दिखाई दे रहे थे ए और बी, ये दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी में से क्या है मुझे पता नहीं था। इसके लिए क्या करवाया गया? एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करवा लिया जाता है? क्रॉस करवा लिया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
वो जो हमें पता नहीं है उसका क्या जानना है, हमें जीनोटाइप जानना है अननोन का। तो जैसे ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, आप देखिए होमोजाइगस रिसेसिव और ये होमोजाइगस रिसेसिव, मतलब इसके साथ अपन क्रॉस करवाने, किसका करवाने, यहां कैपिटल W और यहां कैपिटल W, मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप है। यहां आप ये कह रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायलेट को, और यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट को। क्लियर है? तो इधर कैपिटल W का क्रॉस किससे करवाया गया, कैपिटल W स्मॉल w से, और इधर कैपिटल W स्मॉल w मतलब हेटेरोजाइगस का क्रॉस किससे करवाया गया। ठीक, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऑल फ्लावर्स आर वायोलेट। सारे वायोलेट क्यों आएंगे, क्योंकि देखो बच्चों रिजल्ट यहां ये मिलेगा, आपको रिजल्ट यही मिलेगा। इधर अगर आप देखोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें आप देखेंगे तो कैपिटल W स्मॉल w भी आएगा और स्मॉल w, मतलब यहां रिजल्ट ये आएगा। क्लियर? तो अब हमें ये पता लग गया ना कि देखो इसमें तो जो है वो हर एक प्लांट में एक स्मॉल w आ रहा है, इसका मतलब पेरेंट क्या था, हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस। क्लियर है? इधर आप देख रहे हैं कि होमोजाइगस भी बन रहा है, सॉरी हेटेरोजाइगस बन रहा है, और या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ बन रहा है, तो इसका मतलब पेरेंट क्या था, हेटेरोजाइगस। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये टेस्ट कोर्स का एक्सप्रेशन और देख लो, सिनेरियो ए एंड सिनेरियो बी। उसी बात को मैंने दोबारा एक बार एक्सप्लेन किया है। सीन ए क्या है आपके पास, देखो होमोजाइगस कंडीशन है, सस्पेक्टेड टॉल प्लांट था मेरे पास, कैपिटल टी, सस्पेक्टेड टॉल प्लांट था, कैपिटल टी। सस्पेक्टेड टॉल प्लांट को मैंने रिसेसिव से क्रॉस करवा रखा है, रिसेसिव से क्रॉस करवाया, सारे प्लांट क्या, हेटेरोजाइगस। जब मेरे पास सारे प्लांट हेटेरोजाइगस आते हैं तो ये इस बात को एक्सप्लेन ये करता है कि यहां मेरे सस्पेक्टेड प्लांट क्या था मेरे पास, डोमिनेंट। इधर सस्पेक्टेड प्लांट आपके पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया। क्लियर? हेटेरोजाइगस होमोजाइगस ड्वार्फ, मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी आते हैं। इसका मतलब ये मुझे क्लियर हो गया कि यहां जो है 2 टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म होते हैं, तो सस्पेक्टेड प्लांट जो क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ठीक है, सस्पेक्टेड प्लांट क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब डोमिनेंस कंप्लीटली नहीं आ रही है, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस कंप्लीटली अपीयर, हिंदी में कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। वो कह रहा है कि दो जो पेरेंट उनमें से कोई भी जो है, नो वन पेरेंट इज डोमिनेंट, कोई भी पेरेंट डोमिनेंट नहीं है। ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट सिमिलर टू पेरेंटल ऑर्गेनेज, और ऑफस्प्रिंग पेरेंट के सिमिलर नहीं होते। जैसे आप कहेंगे वायोलेशन एक्सेप्शन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो ऐसा था ना कि आपने जैसे ही क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच तो F1 क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आया, तो वहां आपने कहा हेटेरोजाइगस टोल होगा, मतलब एक पेरेंट जैसा है ना, एक पेरेंट टोल था, दूसरा पेरेंट ड्वार्फ था। यहां देखो क्या हो रहा है, स्नैपड्रैगन में आप जब ऐसा करवाते हैं, मिराबिलिस जलापा प्लांट जिसको आप कह रहे हैं, इसमें कलर ऑफ फ्लावर F1 जनरेशन में जो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होता है, जो मिलता है, ये होना तो क्या चाहिए, हेटेरोजाइगस रेड, लेकिन हेटेरोजाइगस रेड होने के बजाय पिंक है, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कलर ऑफ फ्लावर क्या आता है बच्चों इसमें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पूरी डिटेल देख लो आराम से। पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में क्या था हमारे पास, रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर, गैमेट्स क्या बनेंगे, आर एन आर, क्या आया, पिंक। ऑल प्लांट्स प्रोड्यूस पिंक फ्लावर्स। इसका मतलब कोई पेरेंट जैसा है क्या, पेरेंट जैसा नहीं आ रहा, इसका मतलब डोमिनेंस इनकम्प्लीट है। F2 जनरेशन और देखो इसकी, F2 जनरेशन देखोगे तो देखो गैमेट्स यहां से क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर क्रॉस करवाओ, रेड फ्लावर, पिंक फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। कितने टाइप के फ्लावर बने, 3 टाइप ऑफ फ्लावर्स। तो जीनोटाइप फिनोटाइप क्या आया, और जीनोटाइप भी क्या आया। तो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन में जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होंगे, सेम आएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं ऐसे, आप ये कह सकते हैं जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सेम इन F2 जनरेशन। क्लियर? जबकि वहां जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम नहीं आ रहे थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वहां जीनोटाइप आ रहा था 1:1 और फिनोटाइप था 3:1। क्लियर? अब देखो
ये आपको कोडोमिनेंस का एग्जांपल दे रखा है। तो एक तो आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, अगला क्या है? कोडोमिनेंस। तो ये ब्लड ग्रुप की डिटेल है, इस पे आते हैं। इससे पहले आप कोडोमिनेंस की डिटेल पे आओ। देखो वो कह रहा है कि जब किसी जीन के जो एलील हैं, व्हेन बोथ एलील ऑफ ए जीन आर एक्सप्रेसिव, दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, इट्स लीड कोडोमिनेंस। ठीक है, बोथ पेरेंट्स आर डोमिनेंट एंड एक्सप्रेसिव, दोनों डोमिनेंट और क्या हो सकते हैं? एक्सप्रेसिव। जैसे एग्जांपल आपको दिया गया, एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारे में, ठीक है। आरबीसी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस पर बच्चों शुगर पॉलीमर लगा होता है। आरबीसी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आरबीसी की, उस पर क्या लगा है? और वो प्रोट्यूड या प्रवर्ध के रूप में बाहर की तरफ निकला होता है ऑन द सरफेस। ठीक है, तो जीन आई जो है वो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है ह्यूमन में। तो जीन आई के जो एलील है वो कौन से हो गए? आई ए, आई बी एंड आई। आई ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, ये ओ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखो ब्लड ग्रुप के केस में बात करते हैं। ये आरबीसी थी आपके पास, इस आरबीसी पे ये प्रोट्यूड आप देख रहे हैं, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी एंटीजन प्रेजेंट है, ब्लड ग्रुप कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ब्लड ग्रुप क्लियर। अब देखो कैसे कैसे ये एक्सप्रेसिव होंगे, कैसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो कोडोमिनेंस पे अपन आ रहे हैं। जीन आई, जीन कौन सा? आई ए, आई बी और आई, इसके ये 3 युग्म विकल्पी हैं, 3 एलील्स हैं। अच्छा, अल्टीमेटली एक साथ तो कितने आने चाहिए? 2 ही आने चाहिए। तो देखो केस ये बनेगा, आई ए ब्लड ग्रुप, आई ए आई ब्लड ग्रुप ए, लेकिन ये तो होमोजाइगस हुआ और ये आई बी आई बी आई बी आई। अच्छा, क्या यहां कोडोमिनेंस है? नहीं ना, यहां तो अपने आप को बी ही एक्सप्रेस कर रहा है। इधर देखो आई आई, क्या है ये कौन सी डोमिनेंस है? क्या दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं? दोनों, अरे दोनों सेम ही तो हैं। इधर देखो आई ए और आई बी, ये क्या है? क्योंकि इसमें जीन आई ए और आई बी का जो युग्म विकल्पी एलील है वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। Only few alleles are present within an individual. All 3 are present at population level. मुझ में 2, आप में किसी में 2 ही एलील होंगे। लेकिन एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें, इस क्लासरूम में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं या कुछ एक स्टूडेंट्स का ग्रुप भी अगर अपन बना लें तो डेफिनेटली हमें कितने एलील मिल सकते हैं? तो पॉपुलेशन लेवल पे तो कितने एलील होंगे? लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे 2 ही एलील होंगे। फिर देखो यहां कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा कि कौन सा मोस्ट सुटेबल है विद लीस्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल टू ऑब्जर्व 3 एलील्स। ठीक है, तो कौन सा ग्रुप होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए कि हेटेरोजाइगस होना चाहिए, ये आपको यहां बताया हुआ है। ठीक है, तो अब चाहो तो आप चार्ट देख सकते हो, इसमें वैसे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। पेरेंट ए से एलील अगर आई ए आया और पेरेंट बी से, मतलब दूसरे पेरेंट से आई ए आया, तब ब्लड ग्रुप आई ए हो जाएगा। ये ब्लड ग्रुप ए बी, ये कोडोमिनेंस है, मतलब दोनों पेरेंट्स से जो एलील आया वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बच्चों चलते हैं आगे। देखो ये कुछ एक्सेप्शनल रेफरेंसेस लिखे हैं। इनहेरिटेंस एक जीन की होती है तो क्रॉस को मोनोहाइब्रिड, लेकिन इसके जो एक्सेप्शन दोनों हैं वो आपके सामने क्या है? कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ध्यान रखें, कोडोमिनेंस का एग्जांपल आपको किसके केस में दे रखा है? ब्लड ग्रुप। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन में फ्लावर का कलर अभी आपने डिस्कस कर लिया था। अब ये डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, क्यों डोमिनेंस आती है और क्यों नहीं आती? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पे अपन जा रहे हैं। तो देखो हम कोई एक 2N ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। क्या है? ठीक, हर एक कैरेक्टर को जीन डील करती है। आपने कहा जीन के 2 अल्टरनेट होते हैं, 2 अल्टरनेट और 2 फॉर्म्स, वो क्या होते हैं? एलील्स। क्या हो सकती है कंडीशन? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस हो सकती है। अब ये जो जीन है, जो फैक्टर है अपने आप में, आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि फैक्टर पेयर्ड होते हैं। ठीक है, हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंक्लूजन निकाल के लिखा था कि फैक्टर क्या होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये जो पेयर्ड फैक्टर हैं, इनमें जैसे हमने ये आई ए, आई बी और आई, ये तीनों जो हैं वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एलील्स यहां मेंशन किए हैं। इसमें एक एग्जांपल पहले आप पढ़ के आ गए कि आई ए और आई बी जब आता है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कौन सा डोमिनेंस है? कोडोमिनेंस। एक हम पढ़ के आ गए कि कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ आता रहे तो हेटेरोजाइगस रेड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है? पिंक। इसका मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अब लॉजिक क्या है इसका? इसका लॉजिक है एंजाइम की, मतलब वाइल्ड टाइप या नॉर्मल टाइप जो जीन होती है, नॉर्मल कंडीशन को क्या टाइप लिखा जा रहा है? वाइल्ड टाइप।
ये एंजाइमेटिक एक्शन करती है, प्रोटीन रिप्रेजेंट करती है, और आप ये कह सकते हैं ये एग्जैक्टली अपीयर हो जाती है। जो मॉडिफाइड जीन होती है, जब जीन मॉडिफाइड होगी तभी तो चेंजेस आएंगे। जब मॉडिफाइड होगी जीन तो मॉडिफिकेशन उसमें होगा, या फिर क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल या फिर लेस एफिशिएंट हो सकती है। ठीक है, डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस कर सकती है जो नॉन फंक्शनल भी हो सकता है, या फिर ऐसी संभावना भी हो सकती है कि एंजाइम हो ही नहीं। इस केस में किस में चेंज आ जाएगा? जैसे इसके फिनोटाइप में चेंज आया, क्या कैसा दिखा? गुलाबी, पिंक दिखा, जबकि होना क्या चाहिए था? रेड होना चाहिए था। क्यों चेंज आया? इनमें दोनों में से कोई एक ही एक्सप्रेस होना चाहिए था, लेकिन दोनों हुए। क्यों? इनमें से कोई कारण हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, जीन का मॉडिफिकेशन हो सकता है, आप ये कह रहे हैं नॉर्मल और लेस एफिशिएंट जीन हो सकती है, या फिर रेगुलेट करने वाला एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। क्लियर? ये कुछ कंडीशंस यहां आती हैं। नेक्स्ट है डाइहाइब्रिड क्रॉस। देखो, जब इनहेरिटेंस 2 जीन्स की आने लग जाए, किसकी? इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, तब आप ये कह सकते हैं ये कौन सा? डाइहाइब्रिड क्रॉस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में दो जो कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर अपन साथ लेके डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने सीड का शेप और सीड का क्या ले लिया? कलर ले लिया। हमने कहा दोनों कैरेक्टर जो हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट करते हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए या एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस लाए। तो देखो, एक कैरेक्टर हमने क्या लिया? राउंड एंड, दूसरा रिंकल्ड एंड। राउंड एंड येलो में आपने कहा कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। गैमेट्स क्लियर हैं? अब F1 जनरेशन में जो मिला वो क्या है? हेटेरोजाइगस राउंड एंड। इसका मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हुआ? और साथ में ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। अब F1 जनरेशन तो आपको ये मिल गई। F1 जनरेशन से गैमेट बनाने का देखो सिंपल तरीका है। कितने कैरेक्टर है मेरे पास? 2। ये कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर से एक्सप्रेस होता है, ये किससे? कैपिटल वाई और तो कैपिटल आर के साथ भी मैंने कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई और कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। हर एक गैमेट, देखो ये भी परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, हर एक गैमेट कितने परसेंट? 1/4, मतलब 25% अपने आप में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर? गैमेट फॉर्मेशन का सिंपल लॉजिक है। अगर आप एक लेके चल रहे हैं, दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, 4, 3 कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, इसी तरीके से बनेंगे। अब देखो F2 जनरेशन में बच्चों जब हम क्रॉस करवाते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस करवाया आपने। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही हेटेरोजाइगस हमें मिला था। इसके गैमेट्स बना लिए इस तरीके से। ठीक है, गैमेट्स बन जाएंगे। अरे 2 कैरेक्टर है तो कितने गैमेट बनेंगे? 4। अब गैमेट्स बन गए तो आगे देखो इसका क्रॉस करवाया हमने। जैसे ही आप क्रॉस करवाओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, F2 जनरेशन। ये देखो आपके सामने चार्ट है। ठीक, अब इसमें देखो जो फिनोटाइप आता है ये क्या आता है? राउंड एंड येलो कितने बने? राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। और जीनोटाइप क्या है? 1 to 1, 2 4 2 1 to 1। ये जीनोटाइप फिनोटाइप आपको सीधे याद होने चाहिए। एग्जाम में कई बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, उन पे सीधा ही आंसर आपको करना होता है, और कई बार कैलकुलेटिव बेसिस के क्वेश्चन आते हैं तब आपको कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। तो टोटल जो 16 प्लांट्स थे, कितने थे? उन 16 में से आपसे ये पूछा जाए राउंड येलो 9 है, राउंड ग्रीन 9 कितने हैं? 3 है। रिंकल्ड येलो 3 है, रिंकल्ड ग्रीन 1 है। बताओ इस जीनोटाइप को देख के आप बता सकते हो कितने होमोजाइगस और कितने हेटेरोजाइगस? परफेक्ट होमोजाइगस सबसे लास्ट वाला ये रहा, है ना? परफेक्ट होमोजाइगस कौन सा? होमोजाइगस रिसेसिव की बात कर रहा हूं। होमोजाइगस डोमिनेंट ये रहा। ठीक है, तो आप इस सीक्वेंस में जाके सबको आप एक तरीके से अरेंज कर सकते हो कि कौन सा हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, कौन सा होमोजाइगस डोमिनेंट है, कौन सा होमोजाइगस रिसेसिव है। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखो सेकंड हमने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, उस डाइहाइब्रिड क्रॉस के पढ़ने से हम क्या कंक्लूजन पे पहुंच पाए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ जाता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? व्हेन 2 कैरेक्टर्स कंबाइन विद इन ए हाइब्रिड, जब 2 कैरेक्टर किसी एक हाइब्रिड में कंबाइन होते हैं, बोथ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? जैसे देखो आपने लिया राउंड येलो, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई एक लिया था आपने, एक आपने लिया था स्मॉल आर स्मॉल वाई, लेकिन F2 जनरेशन जब आप देख रहे थे
तो F2 जनरेशन में बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आए ना, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बच्चों ये भी तो आया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। एक कॉम्बिनेशन ये भी आया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो ये अपने आप में इस बात को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके पास जो बन रहे हैं, उनमें हर एक ट्रेट जो है वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। क्लियर है? कैसे एक्सप्रेस कर रहा है? इंडिपेंडेंटली ये अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, अब देखो मेंडल, ये मेंडलिज्म में कौन से तीन कैरेक्टर थे, कौन से तीन लॉज थे? लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो गैमेट्स की प्यूरिटी का नियम भी कहते हैं, और उसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट, क्लियर, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब देखो मेंडल ने जो साइंटिफिक स्टडी की थी, बाद में तीन जो रिसर्चर आए उन्होंने सेपरेटली मेंडल के काम को ऑब्जर्व किया और ये क्लियर कर दिया। फिर भी मेंडल जो है उनकी अनसक्सेस का या अनसक्सेसफुल होने का कारण क्या रहा? ठीक, इतना एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग काम करने के बाद में भी मेंडल को कई केसेज में या कई कंडीशंस में अनसक्सेसफुल माना जाता है। ठीक है, तो खुद की तो तुलना कभी जीवन में करें ही नहीं आप। जब मेंडल की सक्सेस और अनसक्सेस पे बात की जा रही है तो फिर तो हम तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यूज ऑफ द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को इन्होंने अपने एनालिसिस में यूज किया। उस टाइम के बाकी के जो साइंटिस्ट थे उसके हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं था। ही वॉज अहेड इन टाइम, वो समय से भी आगे थे इन रेफरेंस ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। ठीक है, इसके अलावा पब्लिसिटी और कम्युनिकेशन के मोड और मेथड उस टाइम इतने ज्यादा नहीं थे। तो मेंडल की जो जेनेटिक्स है वो बेसिकली फंडामेंटल ऑफ इनहेरिटेंस को बताती है। जो फंडामेंटल जेनेटिक्स है, मैंने शुरू में तीन कैटेगरी आपके सामने लिखी थी, क्लासिकल, मॉलिक्यूलर एंड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो मेंडल ने क्या, इजीली ऑब्जर्वेबल और इजीली एक्सप्रेसिव जो कैरेक्टर्स थे उनको ऑब्जर्व किया, उनको एक तरीके से आप ये कह सकते हैं सेलेक्ट किया। जैसे फ्लावर के कलर में आप ये देख रहे हैं कि वायलेट और व्हाइट जो है वो बहुत साफ साफ दिखाई देता है, तो मेंडल ने इसको चूज किया। कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो थे उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं थे। कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो इजीली ऑब्जर्वेबल थे उन्हीं को इन्होंने लिया था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो एक डाउट क्रिएट करता है कि हाँ, बहुत परफेक्ट हर एक बात को एक्सप्रेस नहीं किया गया। ठीक है, अब इसके बाद में आती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रपोज की? क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे जीन लगे हैं, ऑब्वियस है वो क्रोमोसोम्स की अगली जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, क्रोमोसोम्स आर द फिजिकल बेसिस ऑफ। क्या वो इंफॉर्मेशंस का व्हीकल है? क्या सूचनाओं को ट्रांसफर करने का साधन है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? तो आपने कहा बिल्कुल ऐसा है। जैसे ये पेरेंटल ऑर्गेनिज्म आपने ये मार्क की 2n थी, इस पेरेंटल ऑर्गेनिज्म में मियोसिस हुआ, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, हैप्लॉइड गैमेट्स बन गए। ठीक है, और साथ में आपने मेंशन किया जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे वो कांस्टेंट और स्पेसिफिक होते हैं हर एक जनरेशन, हर एक स्पीसीज के। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो दो बातें बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है, फिजिकल बेसिस ऑफ क्या है, क्रोमोसोम्स, और दूसरा हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे हमारे अंदर कितना है, 46। अब देखो बच्चों, यहां सेल डिवीजन, सेल साइकिल के दौरान ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका ये जो बिहेवियर है ये इसमें आपको दिखा रखा है। जैसे जीवन फेज आता है, फिर आपको पता है एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो जीवन में देखो सिंगल क्रोमेटिड के साथ दिखा रखा है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डबल क्रोमेटिड के साथ दिखा रखा है। ये मैंने यहां मेंशन भी किया है कि जेनेटिक मटेरियल में मान लूं डीएनए पहले क्या था और एस फेज के बाद G2 में तो क्या हो जाएगा 4C। फिर आगे जाके मियोसिस फर्स्ट है तो वहां पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, तो वापस से क्या हो गया, देखो ये 2C हो गया। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और डिटेल में अपन लेके चलते हैं। इससे पहले आपको मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट को देखना है। TH मॉर्गन जो थॉमस मॉर्गन थे, थॉमस हंट मॉर्गन, ही वाज नोन एज द फ्लाईमैन ऑफ। उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की और उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया। किस पे परफॉर्म किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सिमिलर एक्सपेरिमेंट टू द मेंडल। ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना गया, तो आपने कहा शॉर्टर लाइफ स्पान था, छोटा जीवन काल था, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी बन रही थी, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हावी था। इसके अलावा इजी टू कल्टीवेट और ग्रो इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में आसानी से कल्टीवेट करवाया जा सकता था।
और इसके अलावा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनमें क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है ना, लैंगिक द्विरूपता जिसको आप कहते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट थी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है, देखिए इधर ये ड्रोसोफिला, जो मेल ड्रोसोफिला है, स्मॉल एब्डोमेन एंड थिन स्ट्रिप्स, मतलब मेल ड्रोसोफिला को आप देख के पहचान सकते हैं, उसका एब्डोमेन साइज जो होगा वो क्या होगा, छोटा, और उस पर स्ट्रिप्स या धारियां होंगी वो क्या होंगी, थिन होंगी। फीमेल की बात अगर आप करें तो फीमेल में लार्ज एब्डोमेन एंड थिक स्ट्रिप्स है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन में आसानी से ये आ सकता है। अब फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोमल थ्योरी के बेसिस पे ही हम यहां डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो देखो क्या है, ये जो ड्रोसोफिला है, इस ड्रोसोफिला में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की प्रेजेंस भी थी। जैसे बॉडी कलर की आप बात करें तो ब्राउन एंड, आई कलर रेड एंड, विंग साइज स्मॉल एंड, इस तरीके से आप ये कह सकते हैं इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स भी ऑब्जर्व किए जा सकते थे, इसलिए ड्रोसोफिला को लिया। अब देखो ये एनसीईआरटी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है जिसमें लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन आपको पढ़ाया जाता है, और इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना, जैसे ये सामने आता है तो थोड़ा डरावना आपको लगता है, बहुत इजी बात है ये। किसको लिंकेज कहेंगे, लिंकेज और इनहेरिटेंस को समझने के लिए बहुत इजी रेफरेंस है ये। देखो इससे पहले इस पे वापस आओ, जैसे ये मैंने एक क्रोमोजोम बनाया, इस क्रोमोजोम में मेरे पास ए बी सी और ए बी एंड सी 3 जीन है। कितने जीन है, बताओ, ए बी और सी में से क्लोजली लिंक्ड कौन सी, बहुत आराम से देख के कह सकते हो कि ए और बी तो क्या है, ए और सी कंपैरेटिवली लूजली लिंक्ड है, दूर है। बी और सी आप कहेंगे ए और बी के कंपैरेटिवली तो कम है, लेकिन ए और सी के कंपैरेटिवली ज्यादा है। किसमें, लूज लिंक में। ठीक है ना, ए और सी सबसे लूज लिंक में या लूजली लिंक्ड फॉर्म में है। अब इस तरीके से क्रोमोजोम्स पर जो है जीन्स की प्रेजेंस होती है। तो लिंकेज बच्चों क्या होता है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए, तो आप ये कह सकते हैं जो पास पास होंगी उनको तो क्या बोलेंगे, क्लोजली लिंक्ड। जैसे ये पास पास थे, इनको क्या कह दिया गया, और जो दूर दूर होंगी उनको क्या बोला जाएगा, डिस्टेंटली लिंक्ड। ठीक है ना, क्लोजली लिंक्ड और डिस्टेंटली लिंक्ड। अब इसमें देखो थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है। जैसे आपके पास ये कोई एक रेफरेंस दे दिया, ये फीमेल का रेफरेंस हमने ले लिया। फीमेल में जीन क्रोमोजोम एक्स और एक्स ही होगा, क्या होगा, एक्स और एक्स। तो देखो ये एक्स क्रोमोजोम, ये एक्स क्रोमोजोम, इस पेयर में आप ये देखेंगे कि वाई एंड डब्ल्यू, वाई एंड डब्ल्यू, क्लियर। ये जो वाई एंड डब्ल्यू है दोनों, क्या ये क्लोजली लिंक्ड है, दोनों क्लोजली लिंक्ड है। दूसरे केस में आप देखो, यहां क्लोजली लिंक्ड जब ये है, दूसरे इस मेल के केस में देखो, यहां आप ये कह रहे हैं एक क्रोमोजोम एक्स और दूसरा क्रोमोजोम, तो आपको पता है एक्स क्रोमोजोम पर तो जीन प्रेजेंट है, वाई पर जीन प्रेजेंट नहीं है। कंडीशन कैसी हो गई, हेमीजाइगस। कैसी कंडीशन, यहां देखो वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस, क्या आप कह सकते हैं ये दोनों इसमें क्लोजली लिंक्ड है। तो देखो गैमेट्स जब बनेंगे तब क्या होगा, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और वाई उस पे क्या नहीं होगा, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस नहीं होगा। तो इसमें 50% तो ऐसे बनेंगे और 50%, लेकिन यहां 100% ही गैमेट्स कैसे बनेंगे, क्योंकि दोनों ही क्रोमोसोम क्या है, एक्स, और दोनों में ही ये जो वाई और डब्ल्यू सिमिलर है। क्लियर। अब देखो थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है, आपने इनमें क्रॉस करवा दिया, एक्स से क्या ले लिया, इधर से तो गैमेट क्या ले लिया, एक्स वाई डब्ल्यू, इधर से गैमेट क्या लिया, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू। तो ये जब दोनों क्रॉस होंगे एक्स एक्स, तो ऑब्वियस है हमारे पास प्रोजेनी देखो क्या आएगी, एक एक्स वाई प्लस डब्ल्यू, दूसरे में एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, यही कॉम्बिनेशन यहां दे रखा है। इसी कॉम्बिनेशन को आप इसमें कहते हैं। तो देखो लिंकेज अगर ज्यादा होगा, सीधा लॉजिक पे आ जाओ, लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, लिंकेज अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है दोनों जीन अपने आप को सेपरेटली एक्सप्रेस, इसका मतलब वेरिएशन की संभावना क्या हो गई, कम या ज्यादा, कम हो गई। रिकॉम्बिनेशन क्या होंगे, कम हो जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएंगे तो देखो पहले केस में 98.7% तो क्या है, पेरेंटल टाइप, और रिकॉम्बिनेशन टाइप 1. दूसरे केस में पेरेंटल टाइप 62 और रिकॉम्बिनेशन टाइप 37.2%। तो इस केस में अगर आप ये देख रहे हैं तो इस केस में आप ये देख के क्लियर कर सकते हैं कि इसके कंपैरेटिवली यहां लिंकेज कम था या ज्यादा था, लिंकेज कम था, इसीलिए पेरेंटल टाइप कंपैरेटिवली और रिकॉम्बिनेशन टाइप ज्यादा बने। तो ये लिंकेज और थ्योरी ऑफ लिंकेज है, एनसीईआरटी का जो पिक्चर है उसके हिसाब से हम इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं।
फिर देखो ये टाइप ऑफ लिंकेज जो है वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। कंप्लीटली लिंकेज हो सकता है, जीन आर टाइटली और क्लोजली एसोसिएटेड, जैसे बॉडी कलर और आई कलर क्या होते हैं, टाइटली एसोसिएटेड और क्लोजली एसोसिएटेड, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं मेल जो था ब्राउन, भूरे की आंखें लाल थी, भूरे की आंखें लाल थी, ये आपको एक करेक्टर बता गया इसका, ये लाइन जो है भूरे की आंखें लाल थी का मतलब बॉडी कलर और आई कलर। जैसे देखो बॉडी आई विंग साइज, 3 करेक्टर दिए गए अपने को। आई और बॉडी कलर में क्या है, निकटता, मतलब इनकी जीन में निकटता है तो ऑब्वियस है इनमें लिंकेज क्या है, क्लोज। जबकि विंग साइज और बॉडी कलर में लिंकेज क्या है, दूर दूर है, ये डिस्टेंट लिंकेज है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं जो कंप्लीट लिंकेज होता है वो क्लोज लिंकेज होता है, जैसे किस किस में, बॉडी कलर और आई कलर में क्लोज लिंकेज है। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, जिसमें जीन डिस्टेंटली प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहां आपको दे रखा है बॉडी कलर और आई कलर के साथ अगर विंग साइज को आप मैच करेंगे तो विंग साइज दोनों से ही डिस्टेंटली लिंक्ड है। क्या है, डिस्टेंटली लिंक्ड है। अब इस लिंकेज को अप्लाई करके इसके एप्लीकेशंस पे देखें। जैसे मान लो मैंने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया, पहला सिनेरियो मेरे पास ये है, 2 जीन है ए और बी, कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट ट्रेट्स होते हैं इनके। ए में मैं ये कह सकता हूं कैपिटल ए स्मॉल ए, और बी में कह रहा हूं कैपिटल बी स्मॉल बी। प्रोजेनी यही बनेगी क्या, ए बी, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। गैमेट्स ही बनेंगे, सॉरी, गैमेट्स कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए, ठीक है। अब आप ये देखेंगे तो इसमें देखो नॉन पेरेंटल कितना होगा और पेरेंटल कितना होगा, तो आप ये कहोगे सर यहाँ पेरेंटल टाइप को अगर हम देखते हैं, जो गैमेट्स बने उसके बाद प्रोजेनी बनी, पेरेंटल टाइप कितना सिर्फ, और नॉन पेरेंटल टाइप भी 50%। इसमें अगर आप देखोगे 2 जीन ए एंड बी कैरेक्टराइज डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, पेरेंट्स ऑन सेम क्रोमोसोम विद 2 एलील्स, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम विद, जैसे ए और बी सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ए और बी, इसका मतलब दोनों के बीच क्या है, लिंकेज है कि नहीं है, लिंकेज है, दोनों के बीच लिंकेज है। बोथ पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, पेरेंटल टाइप 50, नॉन पेरेंटल टाइप 50। तो ये कब हो सकता है, वो जो रिजल्ट आप उधर देख रहे हैं ये कब हो सकता है, जब जीन्स किसमें हो, लिंकेज में हो। जब जीन किसमें हो, और लिंकेज में कब होंगी, प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। डिफरेंट पे प्रेजेंट होंगी तो ऑब्वियस है तब इस केस में क्या नहीं अपीयर होगा, लिंकेज। तो ये इस तरीके से लिंकेज है। अच्छा, लिंकेज के साथ साथ क्रॉसिंग ओवर भी आप क्लियर करो, पहले से आप पढ़ चुके हैं। वैसे क्रॉसिंग ओवर आपको पता है कहां होता है, कौन सी अवस्था में, सेल डिवीजन में, मियोसिस फर्स्ट जब आप पढ़ते हैं उसका प्रोफेज फर्स्ट जो उसके पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर लिंकेज हुआ, इफ लिंकेज आर देयर ऑल सेल्स डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज अगर होगा तो इसका मतलब वो जीन आपस में अपने आप को क्या नहीं कर पाएंगे, इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकली एसोसिएटेड होती हैं। जैसे ड्रोसोफिला में देखो इसने लिखा कि येलो बॉडी और व्हाइट आंखें, आई। एक मैं बोल रहा था ब्राउन बॉडी और, जैसा मैंने बोला था ना भूरे की आंखें लाल थी, ये केस थे आपके पास। फीमेल तो कैसी थी, पीली थी, सफेद आंखों वाली थी। मेल कैसा था, भूरा था, लाल आंखों वाला था। इनमें हमने जब देखा कि लिंकेज आया तो उसका रिजल्ट अपने पास ही आया 98.7, तो क्या बन गया, पेरेंटल टाइप, क्योंकि ये बॉडी और आंखों का रंग अपने आप को क्रॉसिंग ओवर में नहीं ले जा पाया, तो मैक्सिमम टाइप क्या बने, और नॉन पेरेंटल टाइप क्या बने, कम से कम बने। तो कंप्लीट और क्लोजली लिंक्ड जीन जो होती है वो आई कलर और बॉडी कलर की होती है, किसमें, ड्रोसोफिला में, ठीक है बच्चों। तो ये आपके ड्रोसोफिला की एग्जांपल्स वगैरह हो गए। ये सारे जो है वो सेपरेट जो एनसीईआरटी का आपके पास जो दे रखा है एनसीईआरटी ने डिस्क्रिप्शन, उसको मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया है। ये येलो बॉडी व्हाइट आई की फीमेल है, एक देख लो ना, एक पढ़ लोगे तो ठीक है, बाकी आप कर लोगे। येलो बॉडी व्हाइट आई है, येलो बॉडी व्हाइट आई, दोनों पास पास हैं। क्रोमोसोम कौन से, इधर देखो ब्राउन बॉडी रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, मेल है इसलिए क्रोमोसोम। अब इसके गैमेट बनाओ, इसके तो सारे गैमेट कैसे होंगे, इसके 100% गैमेट्स कैसे होंगे, XYW, इसके गैमेट्स Y+W, मतलब इसमें 50% तो सिर्फ Y होगा और 50% ये होगा, ठीक है। अब क्रॉस करवाओ, तो क्रॉस करवाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, ये इधर से तो सारे ही क्या आएंगे, XYW, और इधर से क्या आएंगे
एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस भी आएगा और सिर्फ वाई भी आएगा। अब देखो ये F1 जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन? F1 जनरेशन आपके पास आ गई। इस F1 जनरेशन में आप ये जो प्रोजेनी ऑब्टेन कर रहे हैं मेल और फीमेल, F2 जनरेशन ऑब्टेन करो, सेल क्रॉस जब करवाओगे तो यहां देखो ये कंडीशन आपके पास आएगी एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। फीमेल की तरफ से तो यही आ रहा था F1 जनरेशन में, जबकि यहां जो फीमेल बनी वो कैसी? एक्स वाई डब्ल्यू, एक्स वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। ठीक है, इनमें ये क्रॉस करवा दिया तो ब्राउन बॉडी रेड आई और येलो बॉडी व्हाइट आई के बीच जब क्रॉस करवाया गया तो आप देखो F2 जनरेशन में ये कंडीशन आई। 98.7% तो क्या हो गए? पेरेंटल टाइप, और रिकॉम्बिनेंट टाइप ओनली 1.3%। आप देख सकते हो क्या ऐसा था एक्स वाई प्लस डब्ल्यू या एक्स वाई डब्ल्यू, ये फीमेल का फॉर्म तो था लेकिन ये नहीं था, तो ये रिकॉम्बिनेंट हुआ कि नहीं हुआ? ये था, ये रिकॉम्बिनेंट हुआ, ये था, ये भी था, तो ये क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना आता है? 1.3%। क्लियर है? ये हो गया लिंकेज। अब आते हैं अपन सेक्स डिटर्मिनेशन पे। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन आप ये कहेंगे एक मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी एक ऑर्गेनिज्म के सेक्स के फिनोटाइप को अपने आप में डिटरमाइन करना सेक्स डिटर्मिनेशन है। क्या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, इस तरीके से ये डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं? यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट में हम कंडीशन पढ़ते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डायसियस। ठीक है, इधर हर्मेफोडाइट जिसमें आप कहते हैं मोनोसियस कंडीशन होती है प्लांट में, मोनो एक में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जैसे हमने प्लांट का कैरेक्टर लिखा, मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ऐसा ही होता है। अब देखो ये क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे आता है, एनसीईआरटी का चार्ट है वो, इधर देखो आपके पास। हमारे पास जो ह्यूमन या ह्यूमन के साथ साथ ड्रोसोफिला जो आप कह रहे हैं, इसमें टाइप क्या है? एक्स 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 वाई टाइप है। मतलब फीमेल तो कैसा है हमारे में? एक्स एक्स मेल। तो फीमेल देखो ये 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, और ये 44 प्लस 46 गुणसूत्र हो गए। इधर से क्या आएगा गैमेट? इधर से। अब देखो फीमेल की तरफ से तो ऑलवेज कंडीशन एक्स, मेल की तरफ से हेटेरोजाइगोटिक हो गया। ये होमोजाइगोटिक कंडीशन होती है ये, मतलब ये तो ऑलवेज ही एक्स कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा एक्स या फिर। इधर देखो अब क्रॉस जब आप करवाओगे तो इस केस में देखो एक्स एक्स फीमेल, ठीक, और एक्स वाई एक्स ओ सॉरी एक्स एक्स फीमेल बन गया और एक्स ओ। अब आपने कहा ये हेटेरोजाइगोटिक मेल बना जिसमें नल क्रोमोसोम, क्योंकि दूसरा क्या नहीं है यहां, दूसरा वाई है। क्लियर? क्या क्रोमोसोम है? तो इंसेक्ट्स और ग्रास होपर्स का टाइप जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, ये ऊपर तो हो गया। अरे ये कंडीशन तो क्लियर होगी, मैंने दूसरी शुरू कर दी है। ये एक्स एक्स एक्सोटाइप किसमें है? इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स और ग्रास होपर्स में है। हमारे में तो क्लियर हुआ ना आपको, एक्स एक्स होगा तो फीमेल, एक्स वाई होगा तो, इस तरीके से डिटर्मिनेशन हो गया। तो डिटर्मिनेशन किसने किया? होमोजाइगोटिक। डिटर्मिनेशन हमेशा कौन करता है? जो होमोजाइगोटिक है उसके पास तो दोनों सेम है तो डिटरमाइन वो नहीं कर सकता। जो हेटेरोजाइगोटिक है जिसके पास दो अलग अलग टाइप है तो वो कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा उसके आधार पर डिटर्मिनेशन होता है। जैसे मेल और फीमेल में सेक्स का डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है? मेल। तो बच्चा पैदा हो, बेटा या बेटी, जिम्मेदार आदमी होता है, मेल जिम्मेदार है इसके लिए। ठीक है, अब दूसरा इसके बाद देखिए आप एक्सओ एक्स एक्स एक्सोटाइप है सम इंसेक्ट्स और ग्रास होपर में, तो मेल फीमेल का क्रोमोसोम मेल एक्सओ, तो इसमें भी हेटेरोजाइगोटिक कौन हो गया? मेल। क्लियर? इसके बाद आप देखो हनी बी का एग्जांपल आप ले रहे हैं, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसमें आप देख रहे हैं ड्रॉन हैप्लॉइड होता है N16, ओनली वन सेट ऑफ। ठीक है, इस केस में आप देखेंगे गैमेट्स किससे बनेंगे? तो गैमेट क्या बने? N। इधर क्वीन को आप देखोगे तो क्वीन क्या होती है? क्वीन डिप्लॉइड होती है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 32। गैमेट्स क्या बनेंगे? NN। अब इधर माइटोसिस से बन गया इधर, तो इसकी जरूरत तो पड़ी ड्रोन की, लेकिन अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये 2N से डिप्लॉइड बना गया, तो ये डिप्लॉइड तो क्या पैदा हुई, लेकिन ये किससे बनेगा? पार्थेनोजेनेसिस से। तो एग्जैक्टली ये जो है वो आपके पास हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन है। ठीक, इसके बाद ये ZZ टाइप आपको दे रखा है, किसमें होता है ZZ टाइप? बर्ड्स में। बताओ होमोजाइगोटिक कौन है? मेल। बर्ड्स में उल्टा होता है, होमोजाइगोटिक तो हेटेरोजाइगोटिक। तो बर्ड्स में फीमेल डिटरमाइन करती है मेल होगा कि फीमेल होगा। तो
क्रोमोसोम देखो जेड एंड, अब इसमें से जेड 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 कंट्रीब्यूट किया जाएगा तब तो फीमेल बन जाएगी, और डब्ल्यू कंट्रीब्यूट किया जाएगा तब, सॉरी जेड कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो मेल, जेड जेड मेल होता है, और डब्ल्यू कंट्रीब्यूट किया जाएगा तो फीमेल। तो हेटेरोजाइगोटिक इंडिविजुअल जो भी होता है वो हमेशा ही क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेंट, वो हमेशा ही सेक्स का डिटर्मिनेशन करेगा। ये सारी बातें वो ही हैं, बहुत क्लियरली सारा सब कुछ मेंशन इसमें कर रखा है, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में कौन से टाइप हैं ये रिपीट किए हुए, इसलिए आपको वहां से दिखाई दे रहे हैं। सीधा आ जाओ लास्ट टॉपिक की तरफ अपन जा रहे हैं, म्यूटेशन, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसमें जीन सीक्वेंस में कोई चेंज हो गया, ऑब्वियस है चेंज अगर होगा तो आपको पता है डीएनए में इधर चेंज होगा तो जो एमआरएनए बनेगा उसमें चेंज होगा, उसमें चेंज आएगा तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें चेंज होगा, और प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी में चेंज होता है तो किसमें चेंज होता है, चेंज इन फिनोटाइप। तो देखो यहां जेनेटिक मटेरियल जो है, ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट है, और ये जेनेटिक मटेरियल हमारे में, मतलब ये भी एनसीईआरटी 11th की जो उसमें लिखा है, पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट की जितनी जनरेशन उन सब में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, मतलब सिमिलर है लेकिन वेरिंग डिग्री के साथ अपीयर हो रहा है। किसके साथ, वेरिंग डिग्री के साथ ये अपीयर हो रहा है। इसमें अल्टरनेशन इन जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसके थ्रू हो सकती है, म्यूटाजेनेसिस के थ्रू, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। तो जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने की जो पॉसिबिलिटी है बच्चों, उसी को अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं आप, म्यूटेशन। कैसे कैसे आ सकता है, बाय रिकॉम्बिनेशन, बाय म्यूटेशन। जेनेटिक मटेरियल में चेंज कैसे कैसे आ सकता है, या तो रिकॉम्बिनेशन हो जाए या फिर, अब देखो रिकॉम्बिनेशन तो आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं, ठीक है, म्यूटेशन प्रोसेस में पढ़ो। अल्टरनेशन इन जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है और क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन। इसके से टाइप आप ध्यान रखें तो ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसवर्जन और, ठीक है, और जीन म्यूटेशन में पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डिस्कस किया जाता है। क्लियर। देखो ये कुछ आपको टाइप भी दे रखे, स्पॉन्टेनियस है, इंड्यूस्ड है, इसके बजाय सीधा इस पे आओ। ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो इस म्यूटेशन के कारण ही जो रिजल्ट आता है उसको एक्सप्रेस करता है। देखो सिकल सेल एनीमिया डिसऑर्डर है, आरबीसी की कितनी चेन, आरबीसी में दो ग्लोबिन चेन होती हैं। क्लियर है, कितनी ग्लोबिन चेन, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड जो है वो 6 कोडोन की पोजीशन पे बनता है, और उससे उसकी जगह पर अगर क्या बनने लग जाए, वैलिन बनने लग जाए, ठीक है, ग्लूटामिक की जगह, इसका मतलब ये चेंज ग्लूटामिक की जगह वैलिन बनने से आया। तो ग्लूटामिक की जगह वैलिन अगर बनने लग जाए तो आप ये कह सकते हैं ये 6 कोडोन पे वैलिन के बनने से एब्नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब कैसे आएगी, तो देखो ये वाइल्ड बीटा ग्लोबिन चेन है, ये नॉर्मल थी, नॉर्मल है, 5'3'3'5' ये डीएनए। अब इस पे सीक्वेंस क्या थी, GAG, ठीक, ये DS डीएनए है। अब इससे GAG जो था, इससे अल्टीमेटली आप ये कह सकते हैं फाइनली क्या बना, mRNA। mRNA बना तो 6 कोडोन की सीक्वेंस क्या आई, GAG, और ये 6 कोडोन की सीक्वेंस कौन सा एमिनो एसिड बना देगी, आप कह रहे हैं ग्लू, मतलब ग्लूटामिन एमिनो एसिड बना देगी। तो नॉर्मल कंडीशन में तो कौन सा एमिनो एसिड बना, लेकिन देखो म्यूटेट बीटा ग्लोबिन चेन में क्या हुआ, सीक्वेंस में क्या चेंज आया, GAG की जगह GTG, इसका मतलब चेंज क्या आया, T का चेंज आ गया, मतलब थायमिन आ गया। अब ये अगर आएगा तो इधर ऑब्वियस है कॉम्प्लीमेंट्री होता है दूसरा स्ट्रैंड, तो वहां थायमिन की था, यहां क्या आएगा, एडेनिन। अब इससे जो mRNA बनेगा, बताओ mRNA में भी चेंज आएगा, तो mRNA में चेंज आएगा, तो यहां तो था GAG और यहां क्या हो गया, GUG हो गया। जैसे ये GUG हुआ 6 कोडोन पे, तो अब आप ये कह सकते हैं ये GUG कोड करता है किसको, ये वैलेनिन को कोड करता है, जबकि वो किसको कोड कर रहा था, ग्लूटामिन को कोड कर रहा था। इस कारण से जो है वो कौन सी डिजीज होती है, सिकल सेल एनीमिया। तो ये आपको एग्जैक्टली एक म्यूटेशन प्रोसेस दे रखा है। इसमें देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जैसे एक फ्रेम चेंज हो जाए, मान लो ABCDABCDA BCD इस तरीके से जीन सीक्वेंस थी, आपको पता है जेनेटिक कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ा जाता है, त्रिकूट होते हैं ना, इसमें से एक रिमूव कर दिया हमने। अब एक रिमूव करा जाएगा तो क्या होगा, वहां से एक एमिनो एसिड जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन वैसे फर्क नहीं आएगा, पूरा आपने क्या किया है, एक कोडोन रिमूव किया है। तो इस तरीके से एक कोडोन को रिमूव करो या एक कोडोन को इंसर्ट करो तो एमिनो एसिड के नंबर में फर्क आता है। लेकिन अगर आप रिमूवल इंडिविजुअल करते हैं तब एमिनो एसिड में चेंज आ जाता है, किसमें, तब एमिनो एसिड में चेंज आ जाएगा। तो ये चेंजेस हैं। अब इसके बाद
देखो फ्रेमशिप म्यूटेशन का ये एग्जांपल और देख लो जल्दी से। ये फ्रेमशिप म्यूटेशन है, ACG, AG, AUU। अब इसमें क्या किया गया, इसका रिमूवल कर दिया गया। अगर इसका कंप्लीट रिमूवल आप कर दोगे तो ऑब्वियस है ये एमिनो एसिड यहां नहीं बनेगा, ठीक है। या अगर आप इंसर्ट कर दोगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन आ जाएगा। लास्ट, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है, ड्यू टू जेनेटिक चेंज इन जीन्स और द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं। ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं कैसे आएंगे बच्चों, तो ये पेरेंट था, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होता है। पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग है या प्रोजेनी है, इसमें जो ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स होता है, जो लक्षण कैरेक्टर जिनको आप कह रहे हैं, उसका जो स्थानांतरण होता है वो मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। किसको, तो जैसा मेंडल ने समझाया, मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करने का मतलब आप ये कहते हैं जब ये ट्रांसफर होते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होते हैं, ठीक। तो देखो क्या हुआ, ये जो डिसऑर्डर्स थे, ये डिसऑर्डर्स आपके पास मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब जीन एसोसिएटेड डिसऑर्डर आप पढ़ रहे हैं, ये ऑटोसोमल हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल था, इस जेनेटिक मटेरियल में चेंज आने के कारण पहले से आप पढ़ चुके थे, या तो रिकॉम्बिनेशन के कारण चेंज आता है या फिर म्यूटेशन के कारण चेंज आता है, ठीक है। अब देखो ये जो जीन एसोसिएटेड है जिसको अभी आपने डिस्कस किया, ये ऑटोसोमल हो सकते हैं, ये सेक्स लिंक्ड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ऑटोसोमल और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, और आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के अलावा सारे ही क्या हैं, ऑटोसोमल। सेक्स लिंक्ड कौन से हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो देखो डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट मैंने लिखा है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ये दे नहीं रखा, एग्जाम्पल में जरूर लिखा है। तो रिसेसिव क्या है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जो है उनमें डोमिनेंट में आपको रिकेट्स लिखा हमने, ये नहीं दे रखा है। रिसेसिव में ये दोनों दे रखे हैं, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। वाई लिंक्ड की बात आप करो तो ऑब्वियस है, वाई लिंक्ड तो वाई मैन तो मैन में ही ट्रांसफर करेगा। जैसे वाई लिंक्ड है तो सेक्स क्रोमोसोम देखो मैन में क्या होता है, एक्स और वाई, तो वाई तो सिर्फ किस में जाएगा, मेल में ही जाएगा। अगर कोई डिजीज वाई लिंक्ड है तो वो सिर्फ किस में जाएगी, मतलब मैन टू मैन ही जा सकती है वो, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज थी, दोनों की दो कैटेगरी है, ऑटोसोमल की भी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और सेक्स लिंक्ड जो है उसकी एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में भी डोमिनेंट और रिसेसिव आपने पढ़ लिया। तो अल्टीमेटली आपको सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और इन सब के बारे में क्लियर करना है, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। इन सारे सबके डिटेल्स आपको मिलेंगे इसमें। कोई एक कंडीशन में ले लेता हूं, जैसे मैंने एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर सबसे पहले लिया। क्या लिया, देखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जीन एक्स लिंक्ड है, इसका मतलब जीन किस पे लोकेट करेगा, जीन किस पे लोकेट करेगा, एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है। ये जो जीन लोकेट करेगा, ये इसका लिखा हमने, एक तो डोमिनेंट टाइप जो नॉर्मल हो सकता है, और ये रिसेसिव टाइप जो क्या हो सकता है, या तो म्यूटेंट हो सकता है या डिजीज कॉजिंग हो सकता है, ठीक है। तो कैपिटल ए और स्मॉल ए से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, क्लियर। अब देखो इसमें एलेलिक कॉम्बिनेशन मेल में क्या हो सकता है और फीमेल में क्या हो सकता है। तो मेल में तो आपको पता है एक्स और वाई आते हैं। अच्छा हम कह रहे हैं जीन डिजीज क्या है, एक्स लिंक्ड है, तो इसका मतलब इस एक्स पे ही आएगा ना, कैपिटल ए स्मॉल ए। दो ही संभावनाएं बनती है मेल में, तो क्या, दो ही पॉसिबिलिटी है, एक्स के ऊपर कैपिटल ए और स्मॉल ए। लेकिन फीमेल का एलेलिक कॉम्बिनेशन बच्चों अगर आप देखोगे तो फीमेल में एलेलिक कॉम्बिनेशन ये मिलेगा आपको, फीमेल में सारे ही दोनों ही क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स एक्स। तो यहां आप देखो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है ए ए, दोनों एक साथ आ सकते हैं। एक कंडीशन कैपिटल ए, एक कंडीशन स्मॉल ए। अब डिजीज का टाइप क्या है, रिसेसिव। इसका मतलब कौन सी कंडीशन डिजीज कॉज करेगी, एक्स स्मॉल ए होमोजाइगस। लेकिन अगर एक्स स्मॉल ए के साथ कैपिटल ए आ गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, तो वो क्या हो गई, और कैपिटल ए आ गया तो वो क्या हो गई, नॉर्मल। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज डिजीज इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स क्रोमोसोम पे है और रिसेसिव डिजीज है, क्लियर है। तो एलेलिक कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन गया। अब कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष पे आओ। निष्कर्ष क्या है, फीमेल आर द कैरियर इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या फीमेल कैरियर है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड। आदमी ज्यादा अफेक्टेड क्यों इसमें, क्यों है ज्यादा, क्योंकि वहां एलेलिक कॉम्बिनेशन जो आता है उसमें एक ही एक्स है, मतलब जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा उसमें एक्स एक ही होगा, दूसरा
वाई होगा। तो वो 50% पॉसिबिलिटी, देखो टोटल जो बन रहे हैं उनमें से 50% पॉसिबिलिटी क्या होने की है, उसकी डिजीज होने की है। लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो 33% पॉसिबिलिटी ही क्या है, डिजीज होने की। ठीक है, 3 है ना, ये तो 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें कॉम्बिनेशन सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। तो ये आपके पास एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। इसी एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर को आगे डिटेल में बता रखा है। जैसे आप इसको देख रहे थे, देखो ये रहा हीमोफीलिया रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा, एक्स क्रोमोसोम, ये मैंने अभी यहां डिस्कस किया है। तो ये सारे ऐसे डिस्कस आपके साथ किए हुए हैं, इवन सिंड्रोम भी है। अब मैं पेडिग्री एनालिसिस पे आता हूं। एक पेडिग्री का क्वेश्चन करेंगे तो ये डिजीज वैसे ही कवर हो जाएगी। देखो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, पेडिग्री अपने आप में एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है क्या जानने की, इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रीट, किसी एक पर्टिकुलर ट्रीट का इनहेरिटेंस जानने की आप ये कह सकते हैं क्या है, ये मेथड है, विधि है, या फिर ये जो है वो एक पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या किया जाएगा, अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी के थ्रू हम ये जानते हैं या हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डिजीज या ट्रेड्स या कैरेक्टर्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इसमें कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, इसको देखो फैमिली चार्ट भी कहा जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें सिंबल्स दिए जाते हैं। सिंबल्स जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं और लाइंस, सिंबल्स जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए और लाइंस यहां जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे देखो ये जो बॉक्स है वो मेल का, मतलब आदमी डिब्बा है, इसमें फीमेल, मेल फीमेल, क्लियर। अब ये अगर हमें इस तरीके की कंडीशन दे दी तो सेक्स अनएक्सपेक्टेड है, हमें पता नहीं है। अफेक्टेड इंडिविजुअल या डिजीज होगा तो उसको डार्क कर दिया जाता है। जैसे बॉक्स डार्क है, सर्कल भी आप देख रहे हैं डार्क है, और अनएफेक्टेड है वो भी क्या है। अब देखो इस डिब्बे और गोले के बीच में अगर लाइन है, इसका मतलब इन दोनों में मैरिज है, क्लियर। इन दोनों में क्या है, मतलब इन दोनों की मैटिंग प्रोसेस हुई है। अगर ये जो है, ये जो मेल और फीमेल है, इन दोनों में आप ये कह सकते हैं लाइन अगर 2 है, इसका मतलब कॉग्निजेंशियस कटिंग है, मतलब ये जो इंडिविजुअल है वो क्या है, क्लोज रिलेशन के हैं, ये क्लोजली लिंक्ड इंडिविजुअल्स हैं। अच्छा, आपसे मैं सीधा ही सवाल पूछूं कि ये जब कंडीशन होगी तब आपको क्या लगता है, होने वाली ऑफस्प्रिंग्स जो उनमें वेरिएशंस कम होंगी या ज्यादा होंगी, वेरिएशंस। अब देखो अगली कंडीशन, आपने कहा मेल और फीमेल इन दोनों में मैरिज थी, इनमें मैटिंग प्रोसेस हुई, इससे ये ऑफस्प्रिंग बनी। तो ऑफस्प्रिंग जो बनती हैं, उन ऑफस्प्रिंग को भी आप ये कह सकते हैं, मेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, बॉक्स से, और फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, सर्कल से। तो इस तरीके से ये है। कुछ मैंने और अलग यहाँ ऐड किए थे, जैसे हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, मेल हेटेरोजाइगस है तो ये होगा, फीमेल हेटेरोजाइगस है तो ये होगा। अगर इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो क्रॉस लगाया जाएगा। पेरेंट ये हैं और ट्विन पैदा हो गए, ट्विंस, तो सीधी लाइन ऐसे लिखने के बजाय ये इस तरीके से मेंशन किया जाता है, क्लियर। अब एक कोई क्वेश्चन करते हैं, सिंगल क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद जो इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे अपन एनसीईआरटी का रेफरेंस ही ले लेते हैं। देखो इस पे आओ आप, इस पे आपको जो दे रखी है कंडीशन, उसमें दे रखा है ये जो मेल है, सॉरी फीमेल है, ये डिजीज है, और मेल क्या है, नॉर्मल है। तो आइडेंटिफाई करने का एक बेसिक मेथड ये होता है कि पहले तो आप सबसे पहले तो जनरेशन मार्क करो, जो भी दे रखा है, जो भी दे रखा है उसमें क्या करेंगे आप, जनरेशन मार्क करेंगे। ये जनरेशन फर्स्ट, ये जनरेशन सेकंड और ये जनरेशन। अब अगर लगातार जनरेशन में डिजीज आ रही है, मतलब ये एक तरीके से क्या है ना, ये पेडिग्री को एनालाइज करना एक तरीके से जो है ना वो तुक्का लगाने वाली बात है कि पहले हम जो लगा रहे हैं वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है, हालांकि उसको क्रॉस चेक किया जा सकता है, लेकिन पहले जो है ना वो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं प्रिडिक्शन के बेसिस पे ही जाते हैं। तो हमें मुझे पहले में भी डिजीज दिख रही है, दूसरे में भी डिजीज दिख रही है, तीसरे में डिजीज नहीं दिख रही और चौथे में डिजीज दिख रही है, ठीक। अब सॉरी, इसमें डिजीज है, इसमें भी डिजीज है, इसमें भी डिजीज है, ये इसी का है ना। तो तीनों में डिजीज मुझे दिख रही है। तो एक पहला बेसिक तो जो है वो मैं ये आइडिया लगाऊंगा कि ये डोमिनेंट डिजीज होनी चाहिए। सारी जब जनरेशंस में आ रही है तो डिजीज क्या, डोमिनेंट होनी चाहिए। अब डिजीज बच्चों डोमिनेंट होगी तो ऑब्वियस है जहां डिजीज आ रही है वहां कंडीशन या तो कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए, और जहां डिजीज नहीं आ रही वहां इस तरीके से मैं रख के अब चेक कर लूंगा। जैसे मान लो मेरे पास ये पेरेंट, मैंने कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए ले लिया और ये स्मॉल ले लिया। अब मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये पेरेंट कौन सा है, तो ये प्रोजेनी देखनी पड़ेगी मुझे इसकी। तो देखो इसकी प्रोजेनी नंबर, इनकी शादी हुई, पहला हुआ
पहली पैदा हुई लड़की, दूसरा बीमार लड़का, तीसरा स्वस्थ लड़की और सॉरी लड़का, और चौथी सॉरी ये रहा बीमार लड़की। क्लियर है? आप कहेंगे हेल्दी फीमेल, डिजीज्ड मेल, हेल्दी मेल और ठीक। अब जब डिजीज्ड कंडीशन है तब क्या आना चाहिए? या तो कैपिटल ए आना चाहिए या कैपिटल ए। अब कैपिटल ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है इधर स्मॉल ए है। तो देखो ये स्मॉल ए, ये कैपिटल ए, ये स्मॉल ए और वो कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका मतलब ये पेरेंट क्या होना चाहिए? कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन स्मॉल ए भी तो आ रहे हैं। अब स्मॉल ए आ रहा है तो इसकी तरफ से एक स्मॉल ए आ गया तो दूसरा स्मॉल ए इसकी तरफ से आना चाहिए ना। वो तो तभी आ सकता है जब ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो। तो सेकंड जनरेशन में भी मुझे ये कंफर्म हो गया। इस प्रकार से मैं सारी जनरेशन जब देखता हूं तो सारी जनरेशन में जाके ये क्लियर हो जाता है, कहीं भी मामला अटकेगा नहीं। आप जैसे जैसे इनकी जीनोटाइप लिखेंगे ना वैसे वैसे क्लियर होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये कौन सी डिजीज है? अच्छा, अब ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड को कैसे वेरीफाई करेंगे? सेक्स लिंक्ड में बेसिकली पैटर्न कैसे होता है? क्रिस क्रॉस। कैसा पैटर्न? तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एक डिजीज आपको दे रखी है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव दे रखी है जो सिकल सेल एनीमिया है। आगे भी बहुत सारे पैटर्न, बहुत सारी पेडिग्री जो है वो आपको मिल जाएंगी एनसीईआरटी में। जैसे आपको एक जनरल पेडिग्री मान लो ये करनी पड़े, इसको सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। आप में से कोई करेगा आके इधर आके करेगा? हाँ, लास्ट ऑप्शन है इस लेक्चर का, वीडियो फोटो कर, तुम्हें लगता है कि आ ही जाएगा मेरा? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। कोई भी कर सकता है, नहीं आएगा कोई भी? ऐसे क्या यार, लिखनी तो है, इधर जनरेशन लिखनी है, दिख रहा है डिजीज है कि क्या है? नहीं, कोई नहीं, जल्दी बता दो, टाइम नहीं इतना। करूं मैं? किसी को नहीं करना? नहीं करना? हाँ जी, पेडिग्री बताओ। ये जनरेशन फर्स्ट कौन सा जनरेशन है? ये जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में डिजीज है, सेकंड में भी डिजीज है, थर्ड में भी। क्या प्रेडिक्ट करूं? क्या होनी चाहिए? तो पहला प्रेडिक्शन बच्चों मैंने कर लिया कि ये डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट में डिजीज अगर है, ये डिजीज है, तो या तो होना चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, और जो हेल्दी है वो स्मॉल ए होना चाहिए, क्योंकि डिजीज को मैंने डोमिनेंट टाइप ले लिया। तो जो रिसेसिव है वो तो हेल्दी होगा। अब चेक करो, देखें इधर आपके पास ये जो बना, ये क्या हो सकता है? ये हेल्दी है तो स्मॉल ए, ये डिजीज है तो कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए। अब देखो कैपिटल ए तो हो नहीं सकता, मतलब इसका मतलब ये पेरेंट कैसा था? कैपिटल ए। पेरेंट क्या होगा? कैपिटल ए। ठीक है, क्लियर है? अगली कंडीशन देखो, थर्ड क्या होना चाहिए? ठीक है, अब इसका जो स्वस्थ लड़का था उसकी शादी करवा दी गई बीमार लड़की से। ठीक है, बताओ डिजीज को अपन ने क्या मान रखा है? इसका मतलब बीमार लड़की भी कैपिटल ए स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए हो सकती है। इसकी भी प्रोजेनी देखो, इधर क्या आ रहा है? बीमार। ये क्या है? हेल्दी। इसका मतलब क्या आना चाहिए? स्मॉल ए। इसका मतलब ये भी क्या होगा? कैपिटल ए। तो एक तरफ से तो स्मॉल ए आ रहा है, इसका मतलब ये बीमार लड़की भी क्या है? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो पेडिग्री कहीं मैच, मतलब कहीं भी आप ये कह सकते हैं एक तरीके से अवरुद्ध नहीं हो रही, कहीं भी बैरियर नहीं आ रहा है। तो ये जीनोटाइप जो आपने लिखा वो क्लियर है, तो इसका मतलब डिजीज क्या हो गई? क्या ये ऑटोसोमल है या फिर ये एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है? सेक्स लिंक्ड क्यों नहीं है? देखो इधर डिजीज किसमें? इधर डिजीज, फिर इधर डिजीज, तो क्या हो सकती है क्रिस क्रॉस? क्यों नहीं हो सकती? कारण बताओ ना। पहले डिजीज किसमें थी? फीमेल में, मां से बेटे में आई क्या इधर? फिर बेटे से नहीं गई ना, ये बाहर से लाए आप। किसमें जानी चाहिए थी? ये तो बाहर से लाए ना यार,
ये तो इनका है ही नहीं, ये तो बाहर से लाए। क्लियर है? कर लोगे तो क्या मार्क करूं? डोमिनेंट, ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड? ठीक है, ऑटोसोमल। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये जो जेनेटिक्स का चैप्टर था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, इस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को आपने क्लियर किया। इसमें हमने ओवरऑल जेनेटिक्स के जितने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक रेफरेंसेस थे, कॉन्सेप्चुअल रेफरेंस थे, उन सबको कंप्लीट किया और साथ में एनसीईआरटी को भी रिवाइज किया है। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू।